दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। एक नजर आज की हेडलाइंस का। होटल लिस्ट पुनर्निरीक्षण पर तेजस्वी यादव का हमला। दिल्ली देहरादून हाईवे पर ढाबा मालिकों से जबरन धर्म पूछने पर भड़के ओवैसी। मुरादाबाद मुहर्रम और कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट। तो खबरें विस्तार से। वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण पर तेजस्वी यादव का हमला। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त गहन पुनर्निरीक्षण को लेकर विपक्षी दलों में नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने आरोप पर भाजपा के पक्ष में काम करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश चल रही है। चुनाव आयोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम लगातार अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ चुनाव आयोग से मिलने का अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं वहां विपक्ष को आयोग से मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है। अगर तेजस्वी जो 400 पेंशन था, 400 पेंशन हमको लगा कि पेंशन बढ़ाना चाहिए, तो हमने पहले घोषणा किया 1500 पेंशन का। लोगों में प्रचार हुआ कि तेजस्वी आएंगे तो 1500 रुपया पेंशन बढ़ जाएगा दिव्यांग लोगों का। वही नीतीश जी, विधवा पेंशन बढ़ जाएगा, आपका वृद्धा पेंशन बढ़ जाएगा। तो देखा देखी जो 20 साल में पेंशन नहीं बढ़ाए, तेजस्वी का देख करके समझे कि उनको लगा कि अब जाने वाले हैं, तेजस्वी आने वाला है, तो टेंशन में पेंशन 1100 रुपया घोषणा कर दी। टेंशन में ना पेंशन बढ़ाए हैं। अगर बढ़ाना होता तो 20 साल तक आपने क्यों नहीं बढ़ाया? हम बोले 1500 तो वो बोले 1100। कुछ होने वाला है? तो देखिए, हम आपके सेवक हैं, जनता मालिक है। लालू जी ने हमेशा गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी। गरीबों को जो खटिया पे नहीं बैठने दिया जाता था, लालू जी ने खटिया पे बैठाने का काम किया। लालू जी का नारा था, गाय भैंस चराने वालों, सुअर चराने वालों, मूस पकड़ने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। गरीब के घर जाकर के बाल बच्चा को नहलाते थे, धुलाते थे। पटना में जिसको घर नहीं होता था, जो नाला पे लोग रहता था, झुग्गी झोपड़ी में रहता था, लालू जी पक्का मकान बना करके दिए। आज कहीं कोई सुनवाई हो रहा है गरीब का? कोई नहीं सुन रहा गरीब को, बल्कि गरीब को मार लाठी जब जाइए तो घर उजाड़ो, घर उजाड़ो, भगाओ भगाओ। यही सरकार आ गया है, जो भगाने वाली सरकार है। जो गरीबों को भगाने वाली जो सरकार है, इस बार सब बिहार के गरीब मिलकर के इस सरकार को भगाने का काम करेंगे। तो भगाना है कि नहीं भगाना है? भगाइएगा ना। तो देखिए, हम लोग कुछ बात कहेंगे, कुछ जो काम अगर तेजस्वी को एक बार अगर सेवा करने का मौका दीजिएगा, तो हम भले ही उम्र कम है, कच्ची है उम्र मेरी, लेकिन मेरी जुबान पक्की है। हम आप लोगों के लिए हमने बोला कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो हमने नौकरी दिया 17 महीने में 5 लाख लोगों को। 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराए। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हमने सरकारी कर्मी का दर्जा दिया। हमने जो कहा वो हमने किया है, और जो कह रहे हैं वो करेंगे। आपका बस आशीर्वाद साथ चाहिए। आप बताइए, अपन बेटा, भाई और दिव्यांगों का जो साथी तेजस्वी है, उसको आप एक बार मौका दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दोनों हाथ उठा करके बताइए, दीजिएगा ना? तो देखिए, हम बड़ा गहन विचार करके आए हैं और 15 काम आप लोगों के लिए हम करेंगे। 5 साल दीजिएगा तो हम 15 काम करेंगे। वो 15 काम क्या क्या होगा आपके समक्ष हम रखेंगे। जिन चुनौतियों के साथ हम एक पल जीना स्वीकार नहीं कर सकते, उन चुनौतियों
को आप हर पल हराते हुए हमारे सामने खड़े हैं। और मैं समझता हूं कि उपयुक्त संरचना, सुविधा और संसाधन मिले तो आप दुनिया को भी हराने का दमखम रखते हैं। देखिए, आपको दिल से एक बात बताऊंगा, मैं आपको ये मेरी निशक नहीं बल्कि बेहद सशक्त मानता हूं। मैं आपकी जिजीविषा और जीवटा का कायल हूं। आपको पंख देना चाहते हैं, ऊंची उड़ान देना चाहते हैं। मेरा लक्ष्य है, पंख का मतलब सरकार आपको अपना समझे। आज सरकार आपको अपना नहीं समझती है, इसलिए 20 साल तक आपके लिए कोई काम नहीं किया। हम आपको पंख देंगे, मतलब सरकार आपको अपना समझने का काम करेगी। आप अलग हैं पर किसी से कम नहीं हैं। जो आपको कमतर बताए उसकी सोच में सकारात्मकता का दम नहीं। मेरी सोच है कि टेक्नोलॉजी अथवा तकनीक को हर दिव्यांग तक पहुंचे, ताकि टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करके हर दिव्यांग, हर संकलांग के समक्ष ही नहीं, समक्ष भी खड़ा हो सके। आज से आप अपना दुख हमको दीजिए और मेरे हिस्से का सुख लेते जाइएगा। आज से आपका दुख मेरा और मेरे हिस्से का जो सुख है, आज आप जो है लेकर के जाइएगा। तो 15 काम गिनवाए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए दिव्यांगों के लिए? हमने पहला काम, दिव्यांग विभाग यानी मंत्रालय का गठन होगा और साथ ही साथ दिव्यांग के लिए आयोग का भी गठन कराया जाएगा। दूसरा काम, पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय चुनाव में दिव्यांगों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप लोग भी नेता बनिएगा कि नहीं बनिएगा? आप लोग मंत्री बनिएगा कि नहीं बनिएगा? आप लोग भी राजनीति में आइएगा कि नहीं आइएगा? आप लोग भी पॉलिसी बनाइएगा और डिसीजन मेकर बनिएगा। ये तेजस्वी चाहता है। इसलिए आप सब लोगों के लिए जितना स्थानीय निकाय चुनाव होगा उसमें हम आरक्षण का प्रबंध आप लोगों के लिए करेंगे। तीसरा काम, राज्य सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। चौथा काम, दिव्यांग अधिकार अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। पांचवा, सरकारी विभागों में दिव्यांगों के जितने बैकलॉग हैं उसको 100 दिन के अंदर जो है भरने का काम हम लोग करेंगे। हर पंचायत में दिव्यांग मित्र की नियुक्ति की जाएगी। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए दिव्यांग में? और सातवां, मिलना चाहिए ना आवास, तो आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए दिव्यांग लोग के लिए? तो 5% आरक्षण हम लोग जो है कराएंगे, ताकि उनको कोई रहने में असुविधा ना हो, कष्ट ना हो। और दिव्यांग, आठवां, हमने 1500 रुपया कहा है। 1500 रुपया पेंशन देंगे, लेकिन हर साल 200 रुपया बढ़ाने का भी काम करेंगे। बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? यानी 5 साल में आप समझिए, 5 साल में 2500 रुपया हो जाएगा। होना चाहिए ना? अरे ये तो खाली आपका है, और सब योजना का भी लाभ तो मिलेगा आप लोगों को। माई बहन मान योजना भी मिलेगा हर महिला को, गरीब महिला को, हमारी बहन माताओं को हर महीने 2500 रुपया हुआ अलग से। होना चाहिए ना? तो सोचिए, पेंशन बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? आई जो सरकार है
भले ही 1-2 महीना दे दे, चुनाव के बाद ठेंगा दिखाने वाली है, ठेंगा दिखाने वाली है। अब देगा भी तो घूसखोरी कर लेगा। तो 8 काम हम गिनाए हैं। 9वां काम, दिव्यांग भाइयों के लिए प्रत्येक जिले में, हर जिले में एक विशेष विद्यालय हम बनवाने का काम करेंगे। होना चाहिए कि नहीं विशेष विद्यालय? स्कूलों में 10वां काम, स्कूलों, कॉलेज, विश्वविद्यालय में दिव्यांग अनुकूल बनाया जाएगा, ताकि आपको स्कूल हो, कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, आप लोगों के अनुकूल बनाया जाएगा ताकि कोई तकलीफ ना हो। 11वां, दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने में कितना कठिनाई होता है, उसको हम सरल बनाने का काम करेंगे। आसानी से दिव्यांग लोगों का प्रमाण पत्र बन जाए, उसके लिए जो है पारदर्शिता के साथ हम लोग काम करेंगे। 12वां काम, दिव्यांग जनों के उपचार, इलाज सुविधाजनक के लिए मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों में बेड को आरक्षित किया जाएगा, उसमें आपका अधिकार होगा। 13वां, दिव्यांग जनों के लिए खेलों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी, उनके लिए अलग से स्टेडियम और कोच की व्यवस्था की जाएगी। पैरा ओलंपिक्स में कितने हमारे बिहार के साथी गोल्ड मेडल जीत के आए, सिल्वर मेडल जीत के आए, और जब गोल्ड मेडल जीत के आएंगे, सिल्वर मेडल जीत के आएंगे, तो उनको नौकरी भी तेजस्वी देगा। 14वां, जो दृष्टि से बाधित हैं उन छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन, रिकॉर्डर, सीडी प्लेयर इत्यादि जितना सहायक उपकरण होगा, निःशुल्क सरकार आप लोगों को दिलवाने का काम करेगी। और 15वां, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, बस स्टैंड इत्यादि दिव्यांगों के लिए अनुकूल बनाया जाएगा। कहीं आप लोगों को घूमने फिरने आने जाने में अभी कितना दिक्कत होता है, बताइए। ऊपर कितना मुश्किल से लोग गए होंगे, शौचालय जाने में दिक्कत होता है, बस में बैठने में दिक्कत होता है, बस स्टैंड में खड़ा होने में दिक्कत होता है कि नहीं होता? ये व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो ये 15 काम जो है हम आप लोगों के लिए करेंगे। जब मंत्रालय बनेगा तो उसका अलग से बजट बनेगा, जो केवल आप लोगों पर खर्च होगा। आप लोगों के लिए अलग अलग योजनाओं को वो मंत्रालय, वो विभाग जो है लागू कराने का काम करेगा। ये सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं, और नवंबर में रिजल्ट आएगा, नवंबर में सरकार जाएगी, और ठीक 1 महीने के अंदर आपको सुविधा मिलना शुरू हो जाएगा। यानी अगले साल से पहले ये काम जो है तेजस्वी आप लोगों के लिए काम जो है शुरू कराने का काम करेगा। मेरा इन 15 वादों को प्रत्येक दिव्यांग तक पहुंचाइएगा कि नहीं पहुंचाइएगा? बिहार भर में जितने दिव्यांग हैं, इन 15 काम को पहुंचाइएगा ना? दोनों हाथ उठा करके बोलिए, पहुंचाइएगा। सरकार बनने पर सब सुविधा और सेवा हम लोग आप लोगों को देने का काम करेंगे। ये तेजस्वी का वादा है, तेजस्वी का गारंटी है। हमने जो कहा वो किया, और जो कह रहे हैं वो जरूर करेंगे। और बाकी 200 यूनिट फ्री में बिजली मिलेगा सब बिहार के लोगों को। माई बहन योजना से आप लोगों को 2500 रुपया हर महीने मिलेगा, यानी साल का 30,000 रुपया आप लोगों को मिलेगा, वो अलग से होगा। गैस सिलेंडर 500 रुपया कर दिया जाएगा। आज कितना महंगाई बढ़ गया है, हर चीज बढ़ गया है। तो ये सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं। आप लोगों का आशीर्वाद है ना? आप लोग लालटेन पर बटन दबाना है, लालटेन पर, तो हाथ उठा करके आशीर्वाद देने का काम कीजिए। आप सब लोगों को तेजस्वी प्रणाम करता है, और आपको जो है अधिकार दिलाने का काम तेजस्वी करेगा। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार करेगी। हम कवि जी, धर्मेंद्र जी और सभी लोगों को
दिल से हम बधाई देते हैं। हरदेव जी को दिल से हम बधाई देते हैं कि आप सब लोगों ने मेहनत किया और इन सब हमारे माता बहन, हमारे अभिभावक भाइयों को हमारे समक्ष लाने का काम किया। इसके लिए दिल से हम धन्यवाद दे करके अपनी बात को विराम देते हैं। और खाने की भी व्यवस्था है, हड़बड़ाइए मत, घटेगा नहीं खाना। सब धीरे धीरे व्यवस्थित होकर के पार्टी के लोगों ने सारा व्यवस्था कर रखा है। आप लोगों को कोई भूखा यहाँ से नहीं जाएगा, ये हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। बढ़ती खबर की ओर, दिल्ली देहरादून हाईवे पर ढाबा मालिकों से जबरन धर्म पूछने पर भड़के ओवैसी। दिल्ली देहरादून हाईवे पर कांवड़ यात्रा के दौरान एक विवादास्पद घटना सामने आई है, जिसमें कुछ लोगों द्वारा ढाबा मालिकों से जबरन उनके धर्म की पुष्टि के लिए पैंट उतारने को कहा गया है। इस घटना को लेकर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस घटनाक्रम को शर्मनाक बताते हुए कहा है कि यह देश की प्रशासनिक विफलता और संविधान की खुली अवहेलना है। ओवैसी ने कहा है कि मुजफ्फरनगर हाईवे के पास कई होटल और ढाबे हैं जो वर्षों से चल रहे हैं, अब अचानक इन पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। देखिए, ये जो है ना, मुजफ्फरनगर बाईपास के पास बागों वाली और एक सरवट और बजीरी, ये 3 गांव है। यहाँ पर कई होटलां हैं और बरसों से है। ये समझ में नहीं आ रहा कि 10 साल पहले इन जगहों पर कुछ नहीं होता था, पीसफुली सब कांवड़ यात्रा जाते थे। अब ये क्यों हो रहा? और फिर वो होटल पे गए, एक पकड़ लिए एक आदमी को, उसका आधार कार्ड दो, बोले वो नहीं। ये होते कौन? ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या है ये गंदगी है? और फिर बाद में मालूम हुआ पुलिस नोटिस दी। नोटिस देने से नहीं, उनको अरेस्ट करो, रोको आप उनको। अगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही तो ये सब विजिलेंटीज कर रहे वहां पर। ये खुद गवर्नमेंट बने हुए हैं, सुपीरियर गवर्नमेंट बने हुए हैं। सर, ये इंडियन अलायंस के नेता भी ये कह रहे हैं कि ये यात्रा को हेटरेट में नहीं बदलना चाहिए। अगर सरकार सपोर्ट कर रही हो तो ठीक है। नहीं, कोई हेटरेट नहीं, कोई हेटरेट की बात नहीं कर रही। जाके तुम्हारा पैंट उतारो, तुम क्या बोलते हैं? उनके कोई लीडर को बोले तुम्हारा पैंट उतारो, क्या बोलते हो लोग? एसपी के अरे क्या बात कर रहे हैं? वो जो बेचारा, उसका नाम गोपाल है। क्या है तमाशा है? किसको राइट है जाके होटल में? कौन है आप बोलने वाले? किसके? आप जाते कैसे होटल में? आप हु आर यू? आप पुलिस है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया ना लास्ट टाइम, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आज भी रिलीवेंट है। आप होते कौन जाने वाले वहां पे? तुम्हारे को धरना देना है, तुम जाके धरना, तुम होटल में कैसे जाते? तुम किसकी होटल है? तो तुम होते कौन? तुम गवर्नमेंट है, तुम कानून है, कौन है तुम? एसपी के जो फॉर्मर एमपी है वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि who gave them the right to make people take off their pants, and also is there any difference between the terrorists and people who opened fire on in Belgaum? Say that I don't speak for any other political party. I speak for my political party, which I have said. अब उनका मैं कहीं को बोलूंगा? उनके पास है, उन्होंने बोलते हैं, मैं क्यों बोलूंगा? बिहार में धर्म के नाम पर वो है ये। देखिए, किसी सिटीजन को जाकर होटल में घुस के ये तुम्हारा नाम बोलो, आधार कार्ड दिखाओ, अरे तू होता कौन भाई? तू होता कौन पूछने वाला? और सरकार क्यों अलाउ कर रही है लोगों को? आप कल के दिन अगर कोई टीवी चैनल में चल जाएगा, एंकर को पूछेंगे, आपके जितने बड़े एंकर है, तेरा नाम क्या है बोल। उन्हें बोलेगा तो नहीं, मैं 9 बजे देखता, हाँ नहीं मालूम, नाम बोल। नहीं, तेरा नाम ये नहीं है, पैंट उतार, कपड़ा उतार। क्या है ये? कहाँ रुकेंगे? ये आज होटल पे शुरू हुआ, कल आपके टीवी स्टूडियो में आ जाएगा। तैयार रहो आप लोग। आप क्या डिमांड करते हैं? अरे हमारा एक ही डिमांड है कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए। कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। आपको शिकायत है, पुलिस में कंप्लेन करिए। आप जाकर होटलों के सामने क्यों तमाशा कर रहे? होटलों में क्यों जा रहे? आप कौन होते कौन? मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये बागों वाली, सरवट, बजीरी, ये जो मुजफ्फरनगर बाईपास पे है, 10 साल पहले सुकून से पूरा। आप क्यों हो रहा है गड़बड़? ये बराबर कांवड़ यात्रा जाती थी, जाती रहेंगी, मगर ये लोग कौन है भाई? सर, आरजेडी तेजस्वी। बढ़ती खबर की ओर, मुरादाबाद, मुहर्रम और
कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट। मुरादाबाद में आगामी मुहर्रम और कांवड़ यात्रा 2025 को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। एसपी सिटी रणविजय सिंह ने बताया है कि इन दोनों अवसरों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। रणविजय सिंह ने कहा है कि हमने मुहर्रम और कांवड़ यात्रा के लिए सभी तैयारियां शुरू कर ली है। शांति समिति की सभी बैठकें पूरी हो चुकी है और हमने दोनों समुदायों के प्रमुखों के साथ भी समन्वय स्थापित किया है। उन्होंने बताया है कि मुरादाबाद में 2 महत्वपूर्ण यात्रा मार्ग हैं जिन पर विशेष ध्यान दिया गया। इन दोनों मार्गों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और तकनीक का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। आगामी जो हमारे कांवड़ यात्रा और मुहर्रम का जो त्यौहार है, इसको लेकर के हम लोगों ने हम अपनी लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसमें जो भी होमवर्क हमारे लेवल से होता है, हम लोग के लेवल से सारी हम लोगों ने पूरी कर ली हैं। सभी थाना क्षेत्रों में सभी लेवल्स पे जो पीस कमेटी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, सब पूरी की जा चुकी हैं। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन लोगों के साथ मीटिंग हो चुकी है। हमारी इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन भी हम लोगों का हो चुका है। हम लोग लगातार बढ़वनशील हैं। जो ताजिए के मार्ग हैं, उनको हम लोगों ने देख लिया है। जो अवरोध है, जो समस्याएं हैं, उसके बारे में हम लोगों ने संबंधित विभाग से तैयार करके उसको ठीक करा लिया है। और लगातार हम लोग प्रयासरत हैं कि जो ये ताजियों का जुलूस है, ये भी सकुशल संपन्न हो। और 11 तारीख से जो श्रावण मास कांवड़ियों का शुरू हो रहा है, वो भी सही तरीके से संपन्न हो। आपको पता होगा कि मुरादाबाद में बेसिकली हमारे 2 इम्पोर्टेंट रूट्स हैं, जिसमें एक ये कांट रोड है, जो जहां कांवड़िए श्रद्धालु हरिद्वार से आते हैं, और दूसरा जो हमारा गढ़ मुक्तेश्वर है, वो वहां से लोग आते हैं। इन दोनों रास्तों की तैयारी हम लोगों ने पूरी कर ली है। कल जो NHI हैं, उनके साथ भी हम लोग की मीटिंग हुई है। बेसिकली यहाँ पे कैंप वाले जो ताजियादार हैं, कैंप वाले हैं जो ताजियादार हैं, जो प्लस हमारे जो जत्थेदार हैं, इन सभी लोगों के साथ दोनों त्योहारों के लिए मीटिंग हम लोगों ने कर ली है। और हम लोग का प्रयास ये रहेगा कि बहुत अच्छी तरह से संपन्न कराया जाए। मैं इसमें बताना चाहूंगा कि इसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा आजकल हम लोग उपयोग कर रहे हैं। और इसमें इस पूरे जो भी ताजिए के रूट हों या फिर कांवड़ के रूट हों, दोनों जगह पे हम लोगों ने तमाम संख्या में अपने कैमरे लगाए हैं। पहले से कैमरे हमारे यहाँ लगे हुए हैं, और जहां जहां कैमरे नहीं हैं, उन सभी जगहों पर भी हम लोग कैमरे लगवाने का प्रयास चल रहा है हमारा। कैमरे लगाए जाएंगे। जो हमारे लाइट वाले क्षेत्र हैं, जहां जहां लाइट्स नहीं है, जो हमारे डार्क स्पॉट्स हैं, उसको भी हमने आइडेंटिफाई किया है। और जो कंसर्न एजेंसी है, उनके द्वारा हम लोग लाइट की व्यवस्था भी संपूर्ण करा रहे हैं। उसके बाद जो हमारे एरियाज हैं, वहां पे हम लोग ड्रोन भी यूज करेंगे। ड्रोन आजकल हमारे लिए बहुत हेल्पिंग है। तो जो कांवड़ का हमारे यहाँ मुख्य रूप से आपको पता है कि 3 दिन जबरदस्त जो सावन होता है, सावन में जो सोमवार होता है, सोमवार के 2 दिन पहले से मूवमेंट शुरू होता है दोनों रूट्स पे। और उस पर हम लोग ड्रोन को भी यूज करेंगे, ताकि कहीं कोई दिक्कत अगर कांवड़ियों को हो रही हो तो उसको हम लोग सही तरीके से उसको दुरुस्त करा लें, कहीं कोई परेशानी किसी को ना हो। उसी प्रकार जो ताजिए का जुलूस का रास्ता है, वहां भी हम लोगों ने कैमरे देख लिए हैं। वहां भी CCTV कैमरा हम लोगों ने इंस्टॉल करा लिया है। वहां भी जहां डार्क स्पॉट्स हैं, वहां पे लाइट की व्यवस्था कराई जा रही है। इस प्रकार टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हमारे यहाँ आपको पता है कि ITMS भी है, इनके भी बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं चारों तरफ सिटी एरिया में खास करके। तो इनको भी हम लोग देख रहे हैं। वहां भी हमारी निगरानी होगी। वहां भी रूट्स में हम लोग लगातार जब भी मूवमेंट्स होंगे, श्रद्धालुओं के मूवमेंट होंगे कांट रोड पर और गढ़ मुक्तेश्वर पे, तो वहां पर भी हम लोग उनसे ITMS से भी उनका सर्विलांस कराएंगे। तो इस प्रकार टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम लोग ये कोशिश करेंगे कि सभी जो श्रावण मास के हमारे यहाँ सोमवार हैं, सोमवार से 3 दिन पहले जो मूवमेंट होता है उसको, और प्लस जो महाशिवरात्रि है 23rd को, उसको, इन सभी दिनों पर सभी श्रद्धालुओं को अपने जो उनके गंतव्य हैं, जहां जहां उनको जाना है, सही तरीके से कांवड़ लेकर के जाएं। और उसके बाद रास्ते में उनको कोई परेशानी ना हो। उसके बाद ये जो भी अभी 6 तारीख को जो ताजिए का जुलूस है, उसमें लगभग 200 ताजिए हमारे पूरे क्षेत्र में है, सिटी क्षेत्र में है, सभी थाना क्षेत्रों में मिला के। उनको भी हम लोगों ने देख लिया, उनसे भी बात हो गई। उनका भी ऑलमोस्ट सब कुछ बहुत क्लियर और स्पष्ट है, और हम लोगों ने सबको बता भी दिया है। उनका भी हम लोग उस समय भी हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, ताकि कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। और जो निर्धारित मापदंड हैं, जैसे साउंड का मापदंड है या ताजिए के हाइट का मापदंड है, ये सभी चीजें सबका कंप्लायंस हो। अगर नॉन कंप्लायंस होगा तो बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे। टेक्नोलॉजी के यूज में हम लोग, हमारा सोशल मीडिया सेल भी बहुत एक्टिव रहेगा। जितने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें अगर कहीं से कोई गलती करता है, कोई ऐसी बातें डालता है जो अनवेरीफाइड हो
जो कहीं ना कहीं से आउटरेजियस हो उसके खिलाफ भी बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने हर एंगल से दोनों त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद से हमने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि दोनों त्योहार सकुशल संपन्न होंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। गढ़चिरौली का नक्सलवाद लगभग खत्म होने की कगार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान अभी सामने आया। उन्होंने कहा है कि गढ़चिरौली का नक्सलवाद लगभग खत्म होने की कगार पर है। हमारे गृह मंत्री ने 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का लक्ष्य रखा है और हम उसी राह पर हैं। नक्सलवाद का समर्थन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम महाराष्ट्र में नक्सलवाद को खत्म करेंगे। जहां भी नक्सलवाद था वहां विकास हो रहा है। नक्सलवाद को खत्म करके हम विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। इन्होंने ये आषाढ़ी वारी में अर्बन नक्सल लोगों ने घूसखोरी की है, ऐसा एक मुद्दा उठाया था, तो इसकी जांच की जाएगी। और आषाढ़ी वारी तो हमारी बहुत ही पंढरपुर की एक सब हमारे वारकरी संप्रदाय है जो हर साल लाखों की संख्या में जाते हैं। और ऐसे आषाढ़ी वारी में ऐसे कुछ लोग अगर सामाजिक तत्व अगर घुसे होंगे तो निश्चित रूप से उनकी जांच की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। इसको लेके जन सुरक्षा बिल भी सरकार लाने की कोशिश कर रही है। जन सुरक्षा बिल जो है, विधेयक जो है, ये जो स्लीपर सेल कहते हैं कि जो नक्सलवाद है, नक्सलवाद तो गढ़चिरौली का लगभग खत्म हो गया है, लगभग खत्म होने के कगार पर है। मैं जब गार्जियन मिनिस्टर पालक मंत्री था तब वहाँ पर मैंने भी वहाँ पर जो लोगों के रोजगार हो, वहाँ का डेवलपमेंट हो, उसकी शुरुआत की, माइनिंग की भी शुरुआत की। अब मुख्यमंत्री जी स्वयं पालक मंत्री हैं, तो उन्होंने भी बहुत ही सीरियसली उस बात को लिया है, नक्सलवाद को। और हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 2026 तक ये नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा ऐसा ऐलान कर दिया है और उसके उस मार्ग पर ये सब हो रहा है। और जो नक्सलवाद है, नक्सलवाद को जो सपोर्ट करते हैं, वो सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, हम किसी को भी ऐसे अर्बन नक्सल का नाम नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो सही में जो अगर नक्सलवाद को मदद करते होंगे और नक्सलवाद को बढ़ावा देने के लिए छुपकर सपोर्ट करते होंगे, कोर्ट में सपोर्ट करते होंगे और जो भी उनको आर्थिक व्यवस्था में सपोर्ट करते होंगे, तो ये जो प्रूव होने के बाद ही तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ऐसे कोई बेकसूर लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन हमारे सबका मकसद यही है कि जैसे देश का आतंकवाद नरेंद्र मोदी जी खत्म करना चाहते हैं और अपने देश का नक्सलवाद गृह मंत्री अमित भाई खत्म करना चाहते हैं, वैसे महाराष्ट्र में भी हमारे सभी लोगों ने मिलकर ये नक्सलवाद को तो खत्म करना ही चाहिए। नक्सलवाद क्या अच्छी चीज है, और इसीलिए वहाँ के गढ़चिरौली का डेवलपमेंट हम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ नक्सलवाद है वहाँ कम हो रहा है, वहाँ माइनिंग काम शुरू हो गया, वहाँ लोगों को पढ़ाई हो रही है, हेल्थ सिस्टम सुधारी हुई है, रोड बन रहे, तो नक्सलवाद वहाँ पर जो है कम हो रहा है और डेवलपमेंट को हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसमें कोई बुरा या सोचने की आवश्यकता नहीं। जो गुनाहगार होगा, जो सही में नक्सलवाद को सपोर्ट करता होगा, वो वही उसके ऊपर कार्रवाई होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। गोवा सरकार की नई पहल। गोवा सरकार ने विधवा महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण और सराहनीय फैसला लिया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद यह घोषणा की गई है कि अब राज्य की उन विधवा महिलाओं को 4000 की मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी जिनके बच्चों की उम्र 21 वर्ष से कम है। सरकार का मानना है कि इस योजना से उन महिलाओं को आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी जो पति की मृत्यु के बाद अकेले बच्चों की परवरिश कर रही हैं। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि हमारी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। यह योजना उनकी आर्थिक मजबूती और बच्चों की परवरिश में मदद करेगी। आज सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत 2 रिफॉर्म हमारे डिपार्टमेंट में किए, इसलिए मैं डिपार्टमेंट के मिनिस्टर मिस्टर सुभाष फलदेसा और एंटायर टीम इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। वीडो पेंशन स्कीम जो डिपार्टमेंट की तरफ से दी जाती थी वो 2 डिपार्टमेंट में अलग अलग से मिलती थी, अभी वो एक ही डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के बाद उनको 2000 की जगह उनको 2500 पेंशन मिलेंगी और जिनके बच्चा 21 के बिलो है उनको they'll get additional 1500, so they'll get the pension of approximately 4000 rupees per month. Ease of doing the process करने के अंतर्गत
हमने ये प्रोसेस ईज किया है और उन्होंने सिंगल फॉर्म भर के अप्लाई सोशल वेलफेयर में डिपार्टमेंट करने के बाद उनको अप्लाई हो जाएगी। सेकंड इज द सीएम स्कॉलरशिप पोर्टल आज हमने लॉन्च किया। जितने सारे स्कॉलरशिप्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स ने सिंगल पोर्टल के अंतर्गत अप्लाई करना है। तो केजी से लेके पीजी तक सभी बच्चों को जो जो स्कॉलरशिप के लिए जो एलिजिबल है, इन्होंने ये फॉर्म भरने के बाद चाहे सोशल वेलफेयर हो, ट्राइबल वेलफेयर हो, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन हो, डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन हो, इन सब के पेंशन्स हम उसी एक सिंगल पोर्टल के थ्रू विद इन द 15 डेज उनके अकाउंट पे यानी पैसे जमा हो जाएंगे। इसलिए मैं दोनों रिफॉर्म्स मेरे मेजर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से किया है, इसलिए मैं दोनों डिपार्टमेंट का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बढ़ते अगली खबर की ओर। जयशंकर अमेरिकी विदेश मंत्री के निमंत्रण पर पहुंचे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान वो क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की वाशिंगटन डीसी में हुई बैठक में शामिल हुई। जयशंकर ने बैठक के दौरान पहलगाम अटैक का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद विभिन्न देशों में गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों की भी सराहना की। जयशंकर ने अपने सहयोगियों से इस बैठक के दौरान पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने को लेकर कहा है। भारत को आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ खुद का बचाव करने और अपराधियों को जवाबदेह ठहराने का अधिकार है। साथ ही उन्होंने इस दौरान उन देशों को भी सुनाया जो दूसरे देशों के आतंक का शिकार होने पर चुप्पी साधे रहते। We'll first request Dr. Jaishankar to make brief opening remarks. Thereafter, we'll open it up to question. The briefing is on record, so feel free. Very good to see you all. And as you know, I have been in DC for the last 2 days. The primary purpose of my visit was to attend the Quad Foreign Ministers meeting. And I obviously, in addition to the meeting itself, I met bilaterally with my counterparts, Secretary Rubio, Foreign Minister Penny Wong, and Foreign Minister Takeshi Iwaya. I also had separate meetings with the Secretary of Defense, Pete Hegseth, and with the Secretary of Energy, Chris Wright, yesterday. So let me start with the Quad, because as I said, that was the main purpose. Now, the meeting which we had was a much longer and a much more detailed one than we had in January, which actually happened to be the first day that Secretary Rubio had taken office. And all the Quad ministers, I think we all agreed strongly that our goal in the Quad was to strengthen strategic stability in the Indo-Pacific. And this meeting, the discussions were largely devoted to enhancing delivery on various initiatives and projects. As is the practice on such occasions, we had a very open, very freewheeling discussion on regional issues of the Indo-Pacific. A lot of that was a granular analysis of different situations, different issues of the Indo-Pacific itself. But again, in the light of recent developments, it was natural that we also spent some time discussing the Israel-Iran conflict, also what the US had done in Iran. Now, while our meeting was taking place, there was in parallel a Quad business roundtable on critical minerals, and there were companies from all the 4 Quad countries which were present at that roundtable. Now, in terms of Quad, of course, in its current incarnation, it's been there since 2017. It has grown steadily. All of you are aware of it. But I just want to flag some recent developments, because people often ask, saying, okay, how is it deepening? How is it progressing? So let me highlight some of them. One, we launched the Quad Critical Minerals Initiative, and this would be focused particularly on the mineral recovery
which is very important for all of us. Second, there's the Quad Indo-Pacific Logistics Network that was launched earlier in the year, and we decided it will hold its field training exercise, first field training exercise fairly soon. It had held its tabletop exercise in May. Then there is the Quad at Sea Ship Observer Mission. This involves our Coast Guards, and that's recently launched from Palau to Guam. So we recognize that as an important step in Coast Guard cooperation. Then there is a maritime legal dialogue at the expert level, which will be held in India, right? It is virtual, sir. Achha, it's virtual, okay, in later this month. Then we took some steps to expand the Indo-Pacific Partnership on Maritime Domain Awareness through our Gurugram Fusion Center. Also Maitri workshop, which will allow us to assess capability gaps and build maritime capacity. There will be a Quad Ports of the Future Partnership Conference, which will focus on resilient ports and shipbuilding. And of course, a Quad partnership on cable connectivity and resilience. It will hold a conference on undersea cables. So as you can see, I mean, the Quad members are all, fundamentally maritime nations. A lot of what brings us together, the Indo-Pacific, is the maritime facet of our capabilities. And most of what you can see as steps of advancement are in the maritime area. Now, from this meeting, if I have 3 or 4 takeaways, I would say one, quite clearly, because as I said, this was a really detailed Quad meeting we were doing under Trump 2.0 administration. There was a very clear affirmation of the deepening commitment of all members to the Quad. Second, this goal of strategic stability that I spoke about, obviously it's expressed through various initiatives and cooperative endeavors. And what that essentially means is we are discussing how do we build our own capabilities and those of others through cooperation, and how do we mitigate vulnerabilities, that if there are vulnerabilities of various kinds for various nations, over dependence or reliance, over reliance in a way, then what is it we can do with each other to address those gaps and make that less of a problem. The Quad architecture has been, because Quad has grown in the last 8 years in a sort of very organic fashion. So every time there's a meeting, there are new ideas, something is set up, there's a discussion, some project is done, some new cooperation is started. So the feeling was, look, it's got a bit messy, so let's streamline it into 4 clear streams. And those 4 clear streams were maritime and transnational security, economic prosperity and security, critical and emerging technologies, and humanitarian assistance, and I think emergency response. We also expect to hold the Quad Summit in India later this year. And we had a useful discussion about preparing for that. There was, we tabled some ideas, so did others. We had a discussion. Obviously, those ideas have to take form before I'm in a position to share that with you. So that was, the sum and substance of what happened on the Quad side. In terms of my bilateral meetings, I had a good session with Secretary Rubio. And we essentially did a stock taking of the last 6 months and, what do we do to go, look ahead. And this included a discussion on trade and investment, on technology, on defense and security, on energy, and on mobility. Now, defense and energy are 2 subjects where, particularly with the US, I think they're substantive enough to warrant a separate meeting with their secretaries, which is why I had a meeting with Secretary Hexet and with Secretary Wright. I also had very useful conversations with my other 2 counterparts, Penny Wong of Australia and Takeshi Iwaya of Japan. In both cases, obviously, whatever are the
the particular bilateral issues in those relationships were the subject of our discussions. We talked about visits which were due on either side, preparing for the meetings of our Prime Minister, which are also impending. So overall, I would say, for me, it was a very productive day yesterday. In terms of the evolution of Quad, I think it was again a step forward. Not just, I would say, in terms of a sort of another meeting of the Quad, but in many ways it was a sort of a house cleaning and a way of making it more efficient. We were self-auditing ourselves and saying, okay, how do we deliver better? How do we make it more efficient? So that's the spirit really in which we approached this particular meeting. So that's what I had to share with you. I'd be very happy to respond to any questions that you may have. Okay, please do introduce yourself by name before you begin. Foreign Minister, thank you. Shashank Mattu with the Hindustan Times. So could you tell us a little bit about the substance of the Quad's discussions on the Pahalgam terrorist attacks as well as the Operation Sindoor? What was said to you by your counterparts from the other Quad ministries? Well, we had you saw that it was something which I spoke about publicly in my remarks. It's also reflected in the joint statement of the Quad Foreign Ministers meeting. And essentially, with each of my counterparts, I had shared with them the sense that, look, the nature of the terrorist challenge, the fact that we have confronted it really over multiple decades, and that we are very resolved today to respond to it very firmly, and that we have the right to defend ourselves. I think that's something which not just Quad partners, but I think many other countries. I was in Europe. You had a lot of countries recognizing that. But what is important for us in the Quad statement, as also the statement which the Security Council had issued on April 25, is that the perpetrators of terrorism must be held accountable. They must be brought to justice. And that's important because we then have to communicate to the world that what we did during, on 7th May, the objective of Operation Sindoor is that if there are attacks, if there are terrorist attacks, we will act against the perpetrators, the supporters, the financiers, the enablers. So that message, I think, was conveyed with great clarity. Minister Saurabh Shukla, I represent News Mobile. I also represent Prasar Bharati. I'm consulting editor of the Republic TV. Minister, Prime Minister Narendra Modi took a bold step post Pahalgam and etched a new strategic doctrine of India. There are reports even now that there are Pakistan-based terror groups which are continuing to plot terror attacks against India. There are groups which are active, which are openly seen, their leaders openly seen. What happens if there is another terror attack on India which is directed from Pakistan or financed by Pakistan? Look, nobody is going to answer that in the hypothetical manner in which you posed it. I think what we have to what we have communicated very clearly is we mean it when we say there is zero tolerance for terrorism. Now, and we also, if you look back at Prime Minister's address to the nation after the cessation of firing on 10th of May, there were some very clear messages which came out of that. So it's really for the terrorist groupings and for their sponsors to absorb and to reflect on those messages. Now, I don't think we are going to spell out if this happens, we will do that. I mean, no government does that. Thanks, Neha.
Good to have you back in DC. Yashwant Raj from Dairy Bhaskar. My question is again on Pakistan and etc. But I refer to your bilateral with Secretary Rubio. Did U.S. insistence on having played a role in ending the conflict, did that come up? I mean, the president has continued to claim credit for it. I mean, now people have lost count of how many times he's done that. And did that come up? I mean, because there has been some irritation from our side, or India's side on this. No, that issue did not come up. Thank you for It's working. It's okay? Yeah. Thank you, Foreign Minister. This is Vishnu from South Asian Herald. How do you assess the overall impact of the recent all-party delegations that returned to India? And have they contributed meaningfully in shaping global consensus on India's policy on zero tolerance and to defend its people against terrorism? And the second one regarding Quad, you mentioned yesterday that Quad has made substantial progress in areas such as maritime cooperation, logistics, education, and political coordination. Are there still any outstanding issues or concerns that India is currently discussing with its Quad partners ahead of the New Delhi summit? Thank you. Well, I have spoken about the all-party delegations in India, and let me again reaffirm that we have, we very much value and appreciate what they did. I think when I look at the engagements they had, the conversations, the impact that they had, it's very good for a country. It really serves our national interest. When you have a broad-based set of people who speak with one voice abroad, it conveys a strong message of national unity. It underlines a certain seriousness about responding to terrorism. As a democracy, I think it does, in many ways, does credit to us that you have leaders. I mean, whether you talk of Shashi Tharoor or whether you talk of Supriya Sule or Kanimari Ji, or, I can give you the list, or indeed leaders from the ruling party, Ravi Shankar Prasad Ji or Jay Panda, Sanjay Jha, who's part of the NDA coalition, or Shinde. Look, all of them, and again, if you look at the members, you had a diversity of people, and you had many people again who have some earlier association with foreign affairs. Salman Khurshid, Anand Sharma, people like Ghulam Nabi Azad, who are well known in many ways. So what it did, and you had some ambassadors as well, former ambassadors. So if you look at the entirety of that initiative, I think when you had a set of people with a track record, with that diversity, you actually saw the political pluralism of India come together on an important issue and send a strong unified message. And I think that was something really great, and it's something which, I mean, quite apart from being a minister, honestly, as a person, as a Indian citizen, I applaud that. On the Quad issue, look, what happened, the way Quad has worked, we started, it's a very, in some ways, a unique organization. It doesn't have a legal formal framework. It is not, there's no document that countries signed up to. So what has happened from the start is we met, it was very comfortable, there was a certain commonality of purpose, there was a common ground which we were covering, there was a convergence of interest which drove us. And every time we have met, and in between meetings, our officials keep talking to each other, we have built up an agenda. And so when you ask me, if you have done this, what remains to be done?
well, there's a universe of things remaining to be done, because it is not like there's a limit. It's not like we have 10 tasks and we have done 5. I think the more we develop the Quad, many more possibilities really would open up, and sometimes the possibilities would reflect the need of the day. I would say 5 years ago, maybe undersea cables was not such a big deal. Today it is. Critical minerals was not in people's lexicon. It now is very dominant. So issues will pop up. New priorities will emerge. Sometimes old ones which were not addressed will also be looked at. So in that sense, I mean, in a good way, you make it up as you go along. You are very open-ended. We welcome any suggestion which any member has, or even which somebody else may give us, and build up an agenda on that basis. And that's the way we've actually built up the Quad, and I'm sure that's the way we'll continue to do that. Thank you, Mr. Minister. Reena Bhardwaj, ANI. The Quad members also expressed concern about the South China Sea. I'm wondering if you have anything to add on or share something on in terms of the conversations. And the US also plans 500% tariffs on import of Russian oil. I'm wondering if there were any discussions. You're talking of the Lindsey, Senator That is Graham's. correct. So if there are any discussions on that front too. Well, on South China Sea, we had, there was some discussion, because as you know, that is an issue of great concern, not just to Quad members, obviously to Quad members because we are all maritime, but to the region and in many ways to the world as a whole. And a lot of the issue is really issues pertaining to UNCLOS, and, there's been a tribunal verdict there. And the issue is to find a sort of a solution to the disputes which are there pertaining to that. And obviously the Quad members all have a shared interest, because for us it's a very important international waterway. So how to ensure that it stays calm and free of conflict is something which is a common priority. Regarding Senator Lindsey Graham's bill, well, obviously, any development, but which is happening in the U.S. Congress is of interest to us if it impacts our interest or could impact our interest. So we have been in touch with Senator Graham. The embassy, the ambassador has been in touch. I think our concerns and our interests on energy security have been made conversant to him. So we'll then have to cross the. बढ़ते अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश ब्यास नदी में भीषण बाढ़। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में लगातार हो रही भीषण बारिश के कारण ब्यास नदी उफान पर है। नदी में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे क्षेत्र में भयंकर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। हालात को देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। आईएमडी के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटों में और भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। बढ़ती अगली खबर क्यों? अपना दल में फुट पर अनुप्रिया पटेल की 2 टूक चेतावनी। अपना दल सोनेलाल में हाल ही में उभरे आंतरिक मतभेद और टूट के बीच केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पार्टी किसी भी साजिश या षड्यंत्र से डरने वाली नहीं है। उन्होंने बागी नेताओं को सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से सावधान रहने की अपील की। पार्टी के कुछ असंतुष्ट नेताओं ने अपना मोर्चा के नाम से नया संगठन बना लिया है। इस घटनाक्रम को लेकर पार्टी के भीतर तनाव है, लेकिन अनुप्रिया पटेल ने पार्टी की एकता और दिशा पर अड़िग रहने का संदेश दिया। अनुप्रिया पटेल का बयान आया है कि उन्होंने बोला है कि हम सामाजिक न्याय और गरीबों की आवाज को बुलंद करते रहेंगे। जो लोग पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वे जनता और विचारधारा से कट चुके हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिशा सालियान मामले में आदित्य ठाकरे को क्लीन चिट। दिशा सालियान मौत मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे को बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बहुचर्चित केस की सुनवाई में कहा है कि ठाकरे के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और इसलिए उन्हें क्लीन चिट
दी जाती। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि सिर्फ संदेह की गुंजाइश को आधार बनाकर किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। आदित्य ठाकरे के खिलाफ कोई सीधा या तकनीकी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। इस टिप्पणी के साथ अदालत ने आदित्य ठाकरे पर लगे मीडिया ट्रायल और राजनीतिक आरोपों को खारिज कर दिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। ठाणे में मराठी भाषा विवाद पर अबू आजमी का बयान। मुंबई के ठाणे जिले से एक दुकान मालिक पर मराठी में बात करने से इनकार करने पर हुए हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। इस घटना पर महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मराठी भाषा का सम्मान हर किसी को करना चाहिए क्योंकि यह महाराष्ट्र की राजभाषा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि किसी व्यक्ति पर केवल इसलिए हमला नहीं किया जा सकता कि वह मराठी नहीं बोलता। उन्होंने इस पूरे मामले को जनता को भ्रमित करने और राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया गया नाटक करार दिया है। मनसे के कार्यकर्ता है, इस तरीके का जबरन जो है मराठी थोपी जा रही है, ऐसा लगता है आपको? क्योंकि वर्तमान में जो स्थिति है मराठी बोलने को लेकर, देखिए ऐसा है कि मराठी का सम्मान है, मराठी महाराष्ट्र की भाषा है, उससे कोई उससे जो है उसका अपोज नहीं कर सकता, उसका हम सम्मान ही करते हैं। परंतु जो मराठी नहीं बोलता उसको मारा नहीं जा सकता है। आप इस तरह से किसी को मार नहीं सकते हैं। हिंदी भी इस देश की भाषा है और पार्लियामेंट में एक कमेटी है भाषा के लिए, जो हिंदी बोलने के लिए, लोगों को जातीय समझाने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा काम हिंदी में होता है। अगर कोई आदमी हिंदी बोलता है तो उसको मारा नहीं जा सकता। आप ये कह सकते हैं भाई मराठी सीखो, आप मराठी के इंस्टीट्यूट खोलिए, आप किताबें बांटिए। इतनी मराठी से प्रेम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाकर वोट लेने के लिए ये सब नौटंकी की जाती है और कुछ नहीं। 5 तारीख को एक विजय यात्रा निकाले जाने वाली है। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक साथ आने वाले हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस में जो है फूट कहीं ना कहीं देखी जा रही है। एमबीए में कुछ ठीक नहीं है, हलचल शुरू है, कैसे दिखते हैं? हलचल तो पहले से ही है। ये लोग जो है जो अलायंस करते हैं ना, अलायंस में सिर्फ मुझे कितनी सीट मिल जाए, हार जाऊं चलेगा, लेकिन सीट के लिए लड़ाई करते हैं। ये अलायंस हिस्सा नहीं होता। अलायंस होता है कि जिस तरह से इकट्ठा बैठे सब आपस में मिलके 1 महीना पहले सीट बांट लें और फिर सब एक मंच पर लड़ाई लड़ें। नहीं, सिर्फ अपनी सीटें लेकर के अगर ये लोग अभी इस तरह करेंगे ना, मैं समझता हूं कि जो महाराष्ट्र विकास है ये और कमजोर हो जाएगा। इसके पहले हमने देखा कि यूपी में जिस तरीके से गठबंधन हुआ था या बाकी राज्यों में जिस तरीके से गठबंधन हुआ था, उसका सबक लेके अभी भी जो राज्य की सरकार है, जो विरोधक है, उसको इससे सबक लेना चाहिए और जो गठबंधन है उस पर काम करना चाहिए। ऐसा लग रहा है सबक सीखना चाहिए अखिलेश यादव जी से। उन्होंने मायावती जी से अलायंस किया और जो अच्छी सीटें थी सब दे दिया, इसलिए वोट बंटने न पाए। कांग्रेस से अलायंस किया, कांग्रेस के जहां उम्मीदवार नहीं था उम्मीदवार भी दिया और उनको उनकी जो जितनी सीटें थी उससे ज्यादा बल्कि सीटें दिया। जब अलायंस होता है तो देखा जाता है कि कौन सी सीट पर किस पार्टी को ज्यादा वोट मिला है। जिस पार्टी को ज्यादा वोट मिलता है उसको वो सीट मिल जाती है। लेकिन अखिलेश जी ने अपनी जीती हुई सीटें भी जहां ज्यादा वोट मिला वो भी अलायंस में दिया। यही चीज अगर महाराष्ट्र में लोग करेंगे तो शायद कुछ आगे अच्छी बात बनेगी, और नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं फिर कमजोर हो जाएंगे। सर एक आखिरी सवाल, पंढरपुर की वारी में जो यात्रा निकल रही है उसमें कुछ गतिविधियां पाई गई है, अर्बन नक्सलाइज गतिविधियां पाई गई है, उसको लेकर सरकार अपनी ठोस कदम उठा रही है। आप कैसे देखते हैं इस पूरी गतिविधि को? बहुत ठोस कदम उठाना चाहिए। हमारे जहां भी जो है यात्री जाते हैं, पूजा के लिए जाते हैं, ये जो जा रहे हैं लोग कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, यहाँ सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त होना चाहिए और सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश में बारिश से अब तक करीब 30 लोगों की मौत, 34 लापता। हिमाचल प्रदेश में मानसून के दस्तक देने के बाद से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। अब तक करीब 30 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 34 लोग लापता बताए जा रहे हैं। राज्य आपदा प्रबंधन एवं राजस्व विभाग के विशेष सचिव डीसी राणा ने जानकारी देते हुए बताया है कि मानसून ने 19 जून को हिमाचल में प्रवेश किया था और तब से लगातार बारिश जारी। 29 और 30 जून को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मंडी जिले में कल अकेले 10 लोगों की मौत हुई है और कई गांवों से लापता लोगों की सूचना मिल रही है। भूस्खलन और नदी नालों में बाढ़ ने सड़क संपर्क, बिजली और संचार सेवाओं को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। हिमाचल में मानसून 19 जून को प्रवेश किया था और तब से लगातार बारिश हो रही है और पिछले 29 और 30 तारीख को काफी ज्यादा बारिश हुई पूरे प्रदेश में, जिससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ और अभी तक जो लोगों की जो दुखद मृत्यु हुई है उसका आंकड़ा 30 के करीब है। और कल जब मंडी और बाकी क्षेत्रों में, खासकर मंडी क्षेत्र में जो नुकसान हुआ उसमें 10 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और अभी तक 34 लोग जो हैं वो मिसिंग हैं। वहाँ पे कम्युनिकेशन का इश्यू है, तो जो रियल पिक्चर है वो मुझे लगता है जब कम्युनिकेशन रिस्टोर होगा और कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो ज़्यादा सही आंकड़े सामने आएंगे।
काफ़ी एक्सट्रीम इवेंट्स इस दौरान प्रदेश में नोट हुई हैं। काफ़ी जगह का क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड भी हुए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था हुआ रवाना। अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए श्रद्धालुओं का एक और जत्था आज सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू बेस कैंप से पवित्र गुफा की और रवाना हो गया है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के चेहरे पर आस्था, उत्साह और विश्वास की झलक साफ देखने को मिली है। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में जैसे ही जत्था रवाना हुआ, श्रद्धालु बोल बम और हर हर महादेव के नारों के साथ माहौल को भक्तिमय बना रहे थे। पूरे मार्ग में सेना, पुलिस और केंद्रीय बलों की तैनाती सुनिश्चित की गई है। एक श्रद्धालु ने कहा है कि यह हमारे जीवन का सबसे पवित्र सफर है। हर साल भोलेनाथ की कृपा से यहाँ आना सौभाग्य की बात है। अब वक्त हो चल इसको ब्रेक की बात ही खबरें मेरे सहयोगी शिवा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।